टुनाइट ऑन अपना न्यूज। कॉन्विक्टेड मर्डरर फिलिप स्मिथ भागकर अब ब्राजील पहुंच गया है। न्यूजीलैंड में पिछले 24 घंटों में 4 फेटल सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं तथा अबू बकर अल बगदादी का खात्मा हो चुका है। नमस्कार, क्योरा न्यूजीलैंड। कॉन्विक्टेड मर्डरर फिलिप स्मिथ ब्राजील में है। ये कंफर्मेशन न्यूजीलैंड पुलिस की ओर से आया है। लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसा देश बन गया है जहां से कैदी दूसरे देश तक भागने में सफल होता है और प्रिजन अधिकारियों को इसके बारे में 3 दिन के बाद पता चला है। फिलिप स्मिथ, जिसे 1995 में एक बच्चे को मोलेस्ट करने और उसके पिता की चाकू मारकर हत्या करने के लिए दोषी पाया गया था, वाइकातो के स्प्रिंग हिल प्रिजन से भागने में सफल हुआ। पिछले हफ्ते वे भागकर चिली पहुंच गया था। अब खबर आ रही है कि वे ब्राजील में है। वे अपने बर्थ नेम फिलिप ट्रेनर के नाम से सफर कर रहा है। इसी मामले के लिए अब न्यूजीलैंड पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक फ्यूल टैंकर के टकराने से कार में सवार एक महिला की मृत्यु हो गई है। ये घटना तारानाकी में घटी है, जहां पर इस महिला की गाड़ी एक फ्यूल टैंकर से टकरा गई और घटनास्थल पर ही इसकी मृत्यु हो गई। सीरियस क्रैश यूनिट इसकी जांच करने के लिए पहुंचा। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में ये चौथी घातक सड़क दुर्घटना है। ऑकलैंड के सदर्न वेस्टर्न मोटरवे के पास एक कमर्शियल रबिश ट्रक पलट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। वहीं ओताकी के पास सड़क दुर्घटना में एक युवा लड़की मर गई तथा तोकोरुआ के पास एक ट्रक से टकरा जाने पर एक बाइक पर सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। दूसरी ओर युवा बच्चों के गायब होने की भी कई मामले सामने आ रहे हैं। ऑकलैंड स्टारशिप अस्पताल से लापता हुई एक 13 वर्षीय बच्ची को अब ढूंढ लिया गया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 15 साल के टिपिन भी लापता हैं। आखिरी बार उसे अपने क्राइस्टचर्च स्थित घर में देखा गया था। पुलिस ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि टीनेजर्स की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उन्हें और कदम उठाने होंगे। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप मिड 2015 तक साइन किया जा सकता है। ये बातें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में कही गई हैं। ये सम्मेलन बीजिंग में यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी में किया गया, जिसे यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा होस्ट कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर जॉन की का कहना है कि अगर अगले साल तक इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया गया तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के तहत 12 नेशंस आपस में रीजनल फ्री ट्रेड डील को साइन करेंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि यूएस द्वारा किए गए हवाई हमलों में 45 अन्य आतंकवादियों के साथ अल बगदादी भी मारा गया है और साथ ही में बगदादी का साथी अबू सूजा भी मर चुका है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इराक सीरिया में कत्लेआम मचाने वाला खलीफा। अबू बकर अल बगदादी का खेल खत्म। अमेरिकी हवाई हमले में मारा गया बगदादी। जी हां, दुनिया भर की मीडिया में ये खबर इस समय सुर्खियां बटोर रही है कि आतंक का दूसरा नाम बन चुका बगदादी मारा जा चुका है। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। कहा जा रहा है कि पिछले शुक्रवार को मोसुल के पास हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में आईएसआईएस का सरगना बगदादी अपने कैबिनेट के अहम सदस्यों के साथ मारा गया। उस पर हवाई हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने अहम साथियों के साथ बैठक में शामिल होने जा रहा था। बगदादी के मारे जाने की खबरों को इसलिए सच माना जा रहा है क्योंकि बगदादी का दाहिना हाथ माने जाने वाले अबू सूजा की मौत हो चुकी है। अबू सूजा बगदादी की आतंकी कैबिनेट में युद्ध से संबंधित मसले देखता था। कहा जाता है कि अबू सूजा हमेशा साए की तरह बगदादी के साथ रहता था। वो बगदादी का सबसे विश्वास पात्र कमांडर था। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि अगर हवाई हमले में सूजा मारा गया है तो बगदादी भी निश्चित रूप से मारा गया होगा। नाइजीरिया के एक स्कूल में हुए एक सुसाइड बॉम्ब हमले में 78 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो चुकी है। हमलावर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में घुसा था
और उसने खुद को बम से उड़ा लिया। पुलिस को शक है कि ये हमला बोको हरम द्वारा किया गया है। स्कूल में तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ते थे। अपनी मां को जहर देकर मारने की कोशिश करने वाले मामले में एक भारतीय महिला को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। लंदन की साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने कुंतन पटेल को पिछले महीने हत्या के प्रयास करने के आरोप के लिए बरी कर दिया था, लेकिन अब उन्हें जहरीला पदार्थ घर में रखने का दोषी पाया गया है। 37 वर्षीय कुंतल पर यह आरोप था कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की परमिशन ना देने के लिए अपनी मां की सॉफ्ट ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने इस आरोप से इनकार किया था। और अब आपको एक हैरत अंगेज वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक टीवी एंकर एक डॉक्यूमेंट्री के लिए एनाकोंडा जैसे खतरनाक सांप के मुंह में चला गया। जी हाँ, विश्वास करना तो मुश्किल होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। देखिए ये वीडियो जिसमें 30 फीट का एनाकोंडा वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर पॉल रसोली को पूरा निकल गया। पॉल रसोली को पूरा का पूरा निकल गया। ये सब कुछ जरा सोचिए, पॉल रसोली की मर्जी के मुताबिक था। पॉल रसोली इन्होंने अपने एक प्रोग्राम के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। हालांकि पॉल ने सुरक्षा की भी सारी सावधानियां बरती। वीडियो आप देख रहे हैं, देखने में ही इतना खतरनाक लग रहा है ये, और इसमें सोचिए कितना खतरा इन्वॉल्व रहा होगा। एक सूट पहनते हुए आप उन्हें देख रहे हैं। इस सूट के बारे में हम आपको बताएंगे। टीवी एंकर पॉल रसोली को एनाकोंडा के पेट में जाने के बाद खुद को उसका भोजन बनने से बचाना था और साथ ही अंदर की उन तमाम तस्वीरों को उतारना भी था। तो सूट की हम बात कर रहे थे। जो सूट पहनते हुए अभी आपने पॉल को देखा वो एक स्पेशल स्नेक प्रूफ सूट है, और इसी को पहनकर ये ग्रीन एनाकोंडा के पेट में उतर गए। पूरी कहानी, ये पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आप भी सिहर उठेंगे। तो सोचिए, अगर ये स्नेक प्रूफ सूट ना होता तो पॉल का क्या हश्र हुआ होता। लेकिन इसी सूट के दम पर ये एक साहसिक वीडियो इन्होंने शूट किया है, और नेचर के प्रति इनका लगाव है, ये खुद पॉल का कहना है। और कई ऐसी फिल्में बना चुके हैं जो नेचर सेंट्रिक रही हैं, और उसी में ये एक नया वीडियो है जिसने वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रखा है। अपनी मर्जी से ये एनाकोंडा का निवाला बन जाते हैं। 30 फीट इसकी लंबाई है, और फिर पूरा अंदर का जो शूट है वो हम। और अब समय हुआ है एक ब्रेक का, तथा ब्रेक के बाद चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग अगले हफ्ते फिजी का दौरा करने वाले हैं, तथा कोलकाता में हुआ बम विस्फोट। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। सबसे पहले फिजी खबरें। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अगले हफ्ते फिजी का दौरा करने वाले हैं। ये पहली बार है कि चाइना की ओर से कोई फिजी का दौरा करने के लिए आ रहा है। इनके साथ इनकी डेलीगेशन भी रहेगी। सितंबर में हुए आम चुनाव के बाद पहली बार वोरेंगे बाइनीमरामा किसी प्रेसिडेंट को होस्ट करने वाले हैं। इसी दौरान चाइना और फिजी की सरकार के बीच मेमोरेंडम्स भी साइन किए जाएंगे। First state visit hosted by Prime Minister Bainimarama since the election in September.
President Jinping and Prime Minister Bainimarama are due to sign a number of memorandums of understanding on subjects that are still to be announced. The Chinese president's two-day visit to Fiji, centered on Denarau, includes full ceremonial and traditional welcomes and state banquets hosted by both the Fijian President Ratu Epeli Latikau and President Xi Jinping. वहीं फिजी के चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन FCFA के लिए नए प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया है। फिजियन गवर्नमेंट द्वारा ये घोषणा की गई है कि फिजी मिनिस्टर ऑफ वुमेन रोजी सोफिया अकबर को नए प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया। ब्रिटेन में काम कर रहे फिजी सोल्जर्स के लिए एक कम्युनिटी हॉल बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन वरेंगे बाइनीमरामा द्वारा किया गया। दो चैरिटी संस्थाएं रॉयल ब्रिटेन लीजन फिजी और ब्रिटिश फैमिली एसोसिएशंस ऑफ फिजी द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये उन सोल्जर्स के लिए है जिनके परिवार वाले फिजी में रहते हैं और वे ब्रिटेन आर्मी में सर्व करते हैं। Both organizations are involved in caring for the welfare of these soldiers, their families, many of whom remain here in Fiji. There are currently around 1,800 Fijian soldiers serving with various British corps and regiments, and I know that their contribution is highly valued. As we all know, some Fijians serving Britain have paid the ultimate sacrifice in defending the values we all share, and for that they will never be forgotten. I want to say as Prime Minister how much we value the work being done by all those involved to assist the families and communities of the fallen. They'll be able to use it as a social centre, a welfare centre. They'll be able to use it for family events and so on. It'll be run by the Royal British Legion Fiji, but we hope it will create all kinds of new possibilities to bring the community together and to do things together. The British Prime Minister David Cameron also playing an important role in seeing the establishment of the centre, recently writing to Bainimarama as part of strengthening military relations. I was especially pleased to hear that the British Prime Minister, David Cameron, has taken a personal interest in the centre and its success. We look forward to continued support from the British government. हर साल लेबर मिनिस्ट्री के पास 1000 से भी ज़्यादा शिकायतें आती हैं। इसी सिलसिले में मीडिएशन इंडस्ट्री के पास रिपोर्टिंग की गई। पूरी रिपोर्ट फिजी वन के साथ। According to our Labour Ministry, the success rate for mediation here is around 86 to 87%. That's well above the international benchmark of 75%. And it's the constant upskilling of mediators like these, the ministry says, has been at the heart of our success in this area. Millions of dollars we could have lost if there is no mediation. So mediation service in Fiji actually has diffused about 12 potential strike threats over the last 6 years and managed to solve it. The ministry says it is better when disputes are resolved internally within organizations before reaching them. This, Wanga says, will enhance productivity and a better relationship at workplace. A lot of people don't appreciate the connection between mediation and economy. More conflicts, economy go down. Because the cost of conflict, direct and indirect cost. You see the women's organizations validated some time ago the domestic violence amount is quite huge, staggering. Now that not only goes to domestic violence, community, in the workplace, international mediation in the trade. Now if you compute all the direct and indirect costs there, it's staggering. The Singapore Mediation Centre is also lending a helping hand in professionally developing our mediators. Training will be one of the important factors. Exchange of ideas, programs, and things which can be custom made for Fijians because you have your own culture, you have your own needs. So over the next 3 days, these mediators will learn some creative and innovative ways of improving an already successful mediation system here. ऑस्ट्रेलिया के एक मार्केट रिस्क कंसल्टेंट ने कई बिजनेसमैन को सतर्क रहने को कहा है। उनका कहना है कि अपने बिजनेस को सिर्फ मैन मेड ही नहीं बल्कि नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करने के लिए भी तैयार रखना चाहिए। हाल ही में हुए डिजास्टर्स से भी सीख लेनी चाहिए। Businesses were today briefed on those risks by Australian-based Marsh Risk Consulting. Some valuable lessons have also been learned from recent disasters in Fiji. I suppose what it taught us is that these type of disasters are bigger and more furious, particularly with global warming, greater temperature imbalances, the potential for the natural disasters to be bigger. This would include floods as well. So that's been one lesson that we've certainly learned from recent disasters.
Prasad says businesses here also need to be aware of global economic trends, as Fiji is no longer immune to such developments. Historically, Fiji had a bit of a protection. Now we're seeing increasing competition from our Asian competitors such as Korea, China, Japan and so on, where cost of shipping is reducing. So Fiji is becoming more exposed to global players as well. फीजी टीचर्स एसोसिएशन फीजी इलेक्शन ऑफिस के उस निर्णय का इंतजार कर रही है जिसमें उन्होंने यूनियन के लिए होने वाले चुनाव की डेट फिक्स करनी है। एफटीयू का कहना है कि उनके चुनाव बहुत ट्रांसपेरेंट हैं और वे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। Fiji Teachers Union is ready for any election to be conducted by the Fiji Election Office. While under the new election decree this has to be conducted by the Fiji Election Office, FTU says that they have nothing to hide. We do not have any problem with our transparency. We do not have anything to hide. The only disappointment is that there is a law existing under the ERP which fully supervises the unions, and here we have the elections office coming in to conduct the elections. But like I said, we have no problem. We are going to comply, and whatever the requirements are, the elections office can go ahead and conduct all the elections. FTU still awaiting official word from the Fiji Election Office on these new arrangements. So far, we have been informed either through the media, bits and pieces, or through the website, of course, where the guidelines are published by the elections office, and I'm just referring to those guidelines. So we will follow those guidelines and submit to them all the requirements as per the stipulated timelines. FTU looks forward to working closely with the Fijian Election Office to fulfill this decree. अब समय हुआ है भारत की खबरों का। कोलकाता में सीआरपीएफ कैंप के बाहर बम धमाका हुआ। एक चलती हुई कार से बम को फेंका गया। एनआईए की टीम यहां रुकी हुई है और अभी हाल ही में उन्होंने साजिद और अमजद जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुखों को गिरफ्तार किया है। अब कहा जा रहा है कि शायद यही वजह है इस बम विस्फोट की। कोलकाता में सीआरपीएफ कैंप के बाहर एक बम धमाका हुआ है। शाम 6:30 बजे चलती गाड़ी से सीआरपीएफ कैंप के बाहर एक बम फेंका गया है। सीआरपीएफ कैंप में ही एनआईए की टीम रुकी हुई है। आपको याद दिला दूं, एनआईए की टीम वर्धमान ब्लास्ट की जांच कर रही है। सीआरपीएफ का कहना है कि पहली नजर में ये सुतली बम लग रहा है और जांच अभी जारी है। आपको ये भी बता दूं कि आज ही एनआईए ने 10 लाख के इनामी अमजद शेख को बीरभूम से गिरफ्तार किया है। अमजद जमात उल मुजाहिदीन का सदस्य बताया जा रहा है। 2 दिन पहले एनआईए ने बर्धमान ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड साजिद को भी गिरफ्तार किया था। 6 बजे के बाद एक विस्फोट हुआ था, उसमें थोड़ा साउंड आया और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो पाया गया है बड़ा टाइप का जो सुतली बॉम्ब टाइप का होगा, लेकिन उसका थोड़ा जांच होगा और हम केमिकल टेस्ट कराएंगे और जानने के लिए एक्चुअली क्या उसमें क्या था, विस्फोट में क्या था, केमिकल कंपोजिशन क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पूरा गांव गोद ले लिया है। बताया जा रहा है कि भारत के बाकी पिछड़े हुए इलाकों की तरह ये भी एक गांव है जहां सुविधाएं नहीं है, लेकिन अब मोदी ने वाराणसी के जयापुर नाम के इस गांव को गोद ले लिया है। वाराणसी से 32 किलोमीटर दूर जयापुर गांव में दिवाली जैसा समा है। गांव की लड़कियों ने मोदी नाम की रंगोली सजाई है। महिलाएं जश्न में सराबोर हैं। हो भी क्यों ना, गरीबों के गांव में जहां कभी खोज खबर लेने स्थानीय प्रशासन नहीं आया, वहां देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, वो भी गांव को गोद लेने। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बच्चे बूढ़े सभी बेकरार हैं। सुबह आगमन हो रहा जयापुर में, ग्रामीणों में खुशियां अपार। भारत के लाल मोदी गोद लिया जयापुर ग्राम को, किसक हो रहे तुझ पर निहार। अगर 1 2 3 4 ऐसे करके हम कहें कि 4 चीजें आपको प्रधानमंत्री से चाहिए, क्या क्या गिनवाएंगे उनको? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने इस गांव को गोदा ले लिया है तो इस आदर्श गांव के रूप में ऐसा गांव बनाएंगे कि इसका एक नमूना पूरे भारतवर्ष में जाएगा। यहाँ कोई मांगने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अब तो चूंकि उनका गांव ये हो गया, जब गोद ले लेंगे। किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ? वो सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। अगर हम कहेंगे किसी बात को लेकर के कि इसकी ज्यादा जरूरत है, हो सकता है उनकी सोच उससे ज्यादा हो, तो कहना सब अपरिहार्य है। भारत पर मंडरा रहा है आतंकी हमला। आतंकियों ने 4 जगहों को निशाना बनाने की योजना बनाई है, जिसमें BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर, तिहाड़ जेल और पटियाला जेल भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है कि इन चारों को निशाना बनाया जा सकता है। वो बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जो कि इकोनॉमी से ताल्लुक रखते हैं। रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। उसके अलावा 2 जेलें हैं, तिहाड़ जेल और पटियाला जेल। दो ऐसे टारगेट्स हैं जो कि BSF से ताल्लुक रखते हैं और एयरफोर्स से ताल्लुक रखते हैं। एक अवंतीपुरा जो कि जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण बेस है, और जलंधर में जो पंजाब फ्रंटियर BSF का हेडक्वार्टर है, वो भी टारगेट में ऐसा बताया गया है। बहुत समझबूझकर और बहुत ही विचार करके इन टारगेट्स को चुना गया है, ऐसा लगता है। तिहाड़ जेल में भी कई आतंकवादी बंद हैं। पटियाला जेल एक ऐसी जेल है जिसमें फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स जिन इन्फिल्ट्रेटर्स को या जासूसों को या टेररिस्ट को पकड़ती है, उनको पटियाला जेल में रखा जाता है। BSF का जो पंजाब फ्रंटियर का हेडक्वार्टर है जलंधर, ये वो फ्रंटियर है जिसने जुलाई अगस्त में और उसके बाद अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान से होने वाली जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी उसको कर्टेल किया था, उसको रोका था और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। BSF जिम्मेदार है पाकिस्तान से लगने वाली पूरी पंजाब की सीमा का, राजस्थान की सीमा का और गुजरात की सीमा का। पंजाब फ्रंटियर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है BSF का, और पाकिस्तान के साथ सबसे आगे, सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट इसी के होते हैं क्रॉस बॉर्डर। विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी का एक शिप डूब गया है, जिसमें 1 सैनिक की मृत्यु हो चुकी है। 4 अब भी लापता हैं। लापता सैनिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसमें जैसा कि आपको बताया हमने, 1 नौसैनिक की मौत हो गई है, 4 नौसैनिक अब भी लापता। कुल मिलाकर 28 नौसैनिक सवार थे, जिनमें से 23 को बचाया गया। वजह इसकी बताई जा रही है, इसमें पानी भर गया था। टॉर्पीडो रिकवरी वेसल यानी TRV, दरअसल एक सी चेस्ट पाइप होता है इसमें, वही वाल्व फेल हो गया युद्धपोत में, जिसके चलते पानी भरा और रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी है। और आपको याद होगा, एडमिरल DK जोशी को नौसेना में हो रहे हादसों के चलते इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद RK धवन ने टेक ओवर किया था। लेकिन अब भी ये एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि तब भी रेड टेपिज्म की बात कही थी भारतीय नेवी में हो रहे हादसों के लिए। सत्ता पर परिवर्तन हो चुका है, नेवी को नए तरीकों से लैस करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी से लैस करने की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। लेकिन बावजूद इसके भारतीय नौसेना के अच्छे दिन कब आएंगे, अभी तक किसी की समझ में नहीं आ पा रहा है। और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक भारतीय नौसेना को त्रासदी झेलनी पड़ी है। दिसंबर 2005 INS त्रिशूल, अप्रैल 2006 INS प्रहार, सितंबर 2006 INS दूनागिरी, जनवरी 2008 INS सिंधुदुर्ग, अगस्त 2009 INS कुठार, और भूले नहीं सिंधु रक्षक और सिंधु रत्न, ये भी त्रासदी का शिकार हो चुके हैं। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स का। फ्रांस के साथ हुए मैच में फ्लाइंग फीजियंस की हार 40-15 के स्कोर से हुई है।